गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज आप लोग पढ़िएगा मन लगा करके। देखिए आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव जानते हैं, करंट जब सप्लाई होता है तो उसमें दो वायर लगा हुआ रहता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप जब देखे होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जब स्विच में लगा हुआ रहता है तो दोनों वायर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर पृथक रहता है, छोटा दूरी पर पृथक रहता है। और दोनों के बीच का जो दूरी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव वायर है, दोनों के बीच में एक सेंटर होता है। सेंटर से जितना दूरी पर आपका पॉजिटिव वायर रहता है उतना ही दूरी पर नेगेटिव वायर रहता है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। क्या है मेरा? समान है। आज हम इसी नेगेटिव वायर और पॉजिटिव वायर को लेकर के एक टॉपिक को लाए हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। सबसे पहला तो हम इसका डिफिनीशन देते हैं विद्युत द्विध्रुव का, तब आपको द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी बताएंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या बोलता है? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के। परिमाण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जितना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से है। यानी दोनों के बीच का दूरी क्या है? समान है, मगर चार्ज क्या है? दोनों एक दूसरे का विपरीत है। एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए बोला गया है समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे आवेश को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे आवेश को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए वही चीज है, समान परिमाण कहने का मतलब जितना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूरी पर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से दूरी पर है, मगर दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, अल्प दूरी। दोनों एक दूसरे से छोटा दूरी पर सेपरेट रहता है, तो ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अब चलिए जरा सा द्विध्रुव आघूर्ण पे जरा सा नजर डालते हैं। दोनों एक ही चीज है मगर थोड़ा सा फर्क है। डायपोल मोमेंट। क्लियर है? देखिए विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों
के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या हुआ आवेश होता है? दो आवेश, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश लेना, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश को लेंगे और दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी होगा उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसे P से सूचित किया जाता है, इसको भी P से सूचित किया जाता है। इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए ये हुआ आपका विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा, ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा। दोनों को सूचित करते हैं Pa से, वेक्टर Pa से सूचित करते हैं। दोनों का सूत्र एक ही होगा, जो सूत्र इसका निकलेगा वही सूत्र इसका भी निकलेगा। क्लियर है? दोनों का मात्रक एक ही होगा, दोनों का बीमा एक ही होगा, यानी सब कुछ एक ही होगा, खाली डिफिनेशन थोड़ा सा फर्क है। इसमें बोला गया है समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के, परिमाण समान हो मगर नेचर क्या हो? डिफरेंस हो। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण में क्या बोला गया है? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, इसमें दो आवेश है ना, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, वेक्टर P, तो इसे भी वेक्टर P से सूचित किया जाता है। क्लियर है? अब जरा से मेरी बात को गौर सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश कौन सा लेंगे? जरा ध्यान सुनिएगा। ये जो आपने तीर का निशान ऊपर देख रहे हैं वेक्टर P, ये तीर का निशान जो भी चार्ज को एक्सेप्ट करेगा वही चार्ज को लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक आवेश, तो दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लीजिएगा। यह तीर का निशान जो भी आवेश को एक्सेप्ट करेगा उसके सामने में वही चार्ज को उठाना है। तो चलिए डायग्राम के द्वारा वेरीफाई करते हैं और फार्मूला निकालते हैं और उसी के द्वारा मात्रक और बीमा भी निकाल के आपको तैयार करेंगे। चलिए A पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, B पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? देखिए परिमाण समान है, जितना दूरी इससे है उतना ही दूरी इससे है। दोनों के बीच की दूरी अल्प मान ले 2L। क्यों 2L माने? क्योंकि बीच में जो सेंटर रहेगा वो सेंटर इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ऊपर तीर का निशान दीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण को क्या चीज से लिखते हैं? वेक्टर P से। ये तीर का निशान कौन सा चार्ज को एक्सेप्ट करता है? माइनस वाले को कि प्लस वाले को? देखिए गौर से, तीर का निशान इधर है, यानी इस चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चार्ज उठा लेंगे। तो आपको बोला गया था द्विध्रुव आघूर्ण में कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, तो विद्युत द्विध्रुव के कौन सा आवेश? प्लस आवेश, क्योंकि ये तीर का निशान देखिए कौन सा आवेश ले रहा है? प्लस आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव में कौन सा आवेश आएगा? ये प्लस Q आवेश आएगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, माना कि माइनस Q तथा प्लस Q दो बिंदुवत आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर
स्थित है। तो द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होगा जरा देखिए। वेक्टर P कौन सा चार्ज ले रहा है? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना दूरी पर है? 12 दूरी पर। तो 12 का गुणनफल। इसीलिए बोला गया है द्विध्रुव आघूर्ण में कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 12 के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? चलिए अब इसका मात्रक ये निकल गया आपका विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों का फार्मूला, दोनों का एक ही फार्मूला है। अब इसका मात्रक देखिए। मात्रक यूनिट चार्ज कैसा है? मात्रक क्या होता है? कूलम। 12 मेरा क्या है? दूरी है। अरे अल्फ दूरी है कि बड़ा दूरी है? आखिर है तो दूरी है ना। तो दूरी कैसा है? मात्रक क्या होगा? मीटर। बीच में डैश लगा दीजिए, कूलम मीटर। ऐसे अगर एक साथ लिखिएगा तो धोखा से पढ़ लीजिएगा सेंटीमीटर। तो बीच में डैश लगा देने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि C अलग है और M अलग है। इसीलिए बीच में डैश लगा करके हम लोग फिक्स कर देते हैं कि ताकि बच्चा सेंटीमीटर नहीं कर सके। तो कूलम मीटर। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक क्या होगा? कूलम मीटर। अब इसका डायमेंशन देखिए। चलिए डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन पर रहे तो बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट डायमेंशन को वेरीफाई करता है। क्यू का डायमेंशन IT और लंबाई का डायमेंशन L, Q तो कांस्टेंट है तो ITL ये हो गया डायमेंशन। क्लियर है? अब एक बात आपको नोट में लिखते हैं, कि विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वो किधर से किधर होता है? देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष निगेटिव से, पहले कौन सा चार्ज था? माइनस ना। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष किधर से किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। क्लियर है? तो आपका विद्युत द्विध्रुव समाप्त हो गया। सबसे पहला काम हम लोग पढ़े विद्युत द्विध्रुव, उसके बाद पढ़े हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों का फार्मूला एक ही है तो फार्मूला निकालें। उसके बाद मात्रक पढ़ें, उसके बाद हम लोग डायमेंशन पढ़ें। और नोट में हम आपको यह लिख दें कि द्विध्रुव का जो यानी विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वो आपको निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। क्लियर है? अब जरा सा देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको हम लेके चलते हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to an electric dipole, electric field intensity at any point due to an electric dipole। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको निकालना है वो किसी भी पॉइंट पर निकालना है। तो जरा मेरी बात को सुनिएगा, इसका दो ग्रुप है। एक है अक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाना है, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और एक होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है वाई एक्सिस। क्लियर है? इसका दो ग्रुप है। तो आज हम आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस में। क्लियर है? चलिए, तो इसका पहला ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं। एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बोले तो अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, तो आज आपको हम अक्षीय स्थिति में दिखा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो जरा गौर से देखिएगा, सबसे पहला काम आपको क्या लेना है, विद्युत द्विध्रुव लेना है। विद्युत द्विध्रुव में क्या वो चार्ज होता है, दो चार्ज, ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज। विद्युत द्विध्रुव में क्या वो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। नोट में बात लिखे थे। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है, यहाँ सेंटर हो जाएगी। दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना था, 12। अभी अभी आपने देखे थे। अब इसको एक्स एक्सिस में लेना है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में मान लीजिए कोई पॉइंट P है, अक्षीय स्थिति, एक्स एक्सिस। अक्षीय स्थिति बोले तो एक्स एक्सिस। मान लीजिए कोई पॉइंट आपका P है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। क्लियर है? अब जब हम आपको पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे, गौर से सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज को जब हम खींचेंगे तो स्वाभाविक बात है ये दोनों चार्ज एक दूसरे से ज्वाइंट है। गौर से सुनिएगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से ज्वाइंट है। जब हम पॉजिटिव चार्ज को खींचते हैं तो क्या नेगेटिव चार्ज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, यानी दोनों चार्ज पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए, इसका दो इंटेंसिटी होगा, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये इंटेंसिटी आपको वेरीफाई कर रहा है। ये जो तीव्रता देख रहे हैं, ये तीव्रता E2 जो वेरीफाई कर रहा है नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये तीव्रता जो आप देख रहे हैं, ये तीव्रता इधर देखिए, ये डायरेक्शन उल्टा है ना, ये डायरेक्शन एक्सेप्ट कर रहा है इसको, किसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस चार्ज को, और द्विगुण तीव्रता है। ये वाला डायरेक्शन देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज की ओर आ रहा है। ठीक, पहले पॉजिटिव के पहले निगेटिव, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में देखिए Q प्लस में है, माइनस Q, यानी Q चार्ज एक बार पॉजिटिव है, एक बार Q चार्ज नेगेटिव है। तो ये डायरेक्शन देखिए, पहले प्लस को टेकअप करता है कि माइनस को, तो पहले प्लस को टेकअप करता है। तो ये E1 चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज के लिए तीव्रता, तो बचा कौन, E2। तो E2 चार्ज किसके लिए हो जाएगा, माइनस के लिए। क्लियर है? यानी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E2। क्लियर है? सेंटर O से कितना दूरी पर आपने कोई पॉइंट लिया है P। जब भी इस P पॉइंट को मेजर करिएगा तो दोनों चार्ज के बीच से मेजर करिएगा। दोनों चार्ज के बीच में सेंटर O लिए, सेंटर A से मेजर करना है। तीर का निशान दे दिए। सेंटर O से R दूरी पर आपका कोई पॉइंट P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्लियर है?
जिस पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आप जरा मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 बराबर भागों में देखिए बांट दिया, तो B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना डिस्टेंस में से इतना घट जाएगा, R माइनस एल। तो B पॉइंट पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन है? E1। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन है? E1। तो B से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस किसको वेरीफाई करेगा? E1 को। अब बचा कौन? E2 को। A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है? L, और O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? R। तो L प्लस R, ये डिस्टेंस किसका हो जाएगा? E2 का, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसका है? E2 का। तो E2 के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस एल। E1 का डिस्टेंस R माइनस एल और E2 का डिस्टेंस R प्लस एल। क्लियर है? हमने सबसे फिगर कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहला काम किए हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। विद्युत द्विध्रुव को एक्स एक्सिस एक्सियल पोजीशन बोल रहा है, अक्षीय स्थिति बोल रहा है, यानी एक्स एक्सिस बोल रहा है। एक्स एक्सिस में हमने कोई पॉइंट पी लिए हैं और आपको ये भी बताए हैं कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो सेम डायरेक्शन बोले तो सीधा वाला जो आपका E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, वह E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके ठीक अपोजिट जो आपका E1 था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 था, जो मेजरमेंट करता है प्लस चार्ज को। तो E1 चार्ज के लिए आपका दूरी हो जाएगा R माइनस एल, और E2 चार्ज के लिए जो दूरी हो जाएगा आपका R प्लस एल। क्लियर है? चलिए अब इसी P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आपको बोल रहा था ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई भी पॉइंट पर निकालें, तो कोई भी पॉइंट दो प्रकार का होता है, एक अक्षीय स्थिति में होता है, एक निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का बोले तो एक्स एक्सिस और निरक्षीय स्थिति का बोले तो वाई एक्सिस। इसके बाद निरक्षीय स्थिति पर आएंगे। क्लियर है? जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है? तो अक्षीय स्थिति में कोई भी पॉइंट P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति बोले तो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट P मानेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए, माना कि माइनस Q तथा प्लस Q दो बिंदुवत आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना था? वेक्टर P बराबर Q गुना 2L है। क्लियर है? चलिए अब बारी बारी से निकालते हैं E1 और E2 का रिजल्ट। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो पढ़े थे, तो चलिए प्लस Q चार्ज के लिए यानी प्लस Q के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपने पढ़े थे, जिसका व्यंजक कितना निकला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। क्लियर है? आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के स्थान पे Q है, r²। इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? प्लस Q का पॉइंट B है और इसका कोई पॉइंट P है, तो B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस एल। यही R माइनस एल डिस्टेंस है E1 का। ये कहाँ से कहाँ तक लिए? B से लेके P तक। तो यहाँ ब्रैकेट में दिखाइए अलोंग BP।
एलॉन्ग का मतलब होता है अनुरेख, ताकि इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि डिस्टेंस आपको बी से लेके पी तक लिया गया है। हिंदी में बोलिएगा तो बीपी के अनुरेख, बीपी के अनुरेख, इससे अच्छा अंग्रेजी ठीक है एलॉन्ग बीपी, ताकि डिस्टेंस आपका टेकअप हो जाए कि डिस्टेंस हमने कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब ई के स्थान पे E1 कर दीजिए, तो इसके लिए हो जाएगा डेट इज E1, क्योंकि ये E1 के लिए डिस्टेंस था ना, तब ई के स्थान पे E1 कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर माइनस एल पर होल स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अब इसी प्रकार से आपको माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालना है। माइनस क्यू के लिए देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस क्यू के लिए क्यू, चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए चिन्ह लिए है माइनस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इन्हें कि माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू डाल दीजिएगा, नहीं माइनस को नहीं लेना है, सिर्फ क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर कितना था माइनस क्यू चार्ज के लिए? आर प्लस एल, कहाँ से कहाँ तक? एलॉन्ग एपी, यानी एपी के अनुरेख, समीकरण 2। क्लियर है? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 और E2 निकाल लिए। अब हम रिजल्ट तैयार करते हैं P पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point P is given by, यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए, कौन सा पोजीशन है? एक्सेल पोजीशन, ई में एक्सेल लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए E1, आप जरा गौर से सुनिएगा, प्लस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल क्या होगा? दोनों जुटेगा, तो जोड़ दिए। क्लियर है? टोटल लिखा रहे हैं ना, अब E1 E2 को टोटल कर रहे हैं, टोटल का मतलब क्या होता है? जोड़। अब इसमें चिन्ह का प्रयोग करिए, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहां पर कोई पॉइंट P था, ये E2 का डायरेक्शन था, ये E1 का डायरेक्शन था। गौर से सुनिएगा, E2 कौन सा चार्ज के लिए है? ध्यान से देखिएगा, E2 कौन सा चार्ज के लिए है? माइनस चार्ज के लिए, बोले थे ना, जिसका डिस्टेंस कितना था? R प्लस एल। और E1 कौन सा चार्ज के लिए है? प्लस चार्ज के लिए, जिसका डिस्टेंस कितना था? R माइनस एल। क्लियर है? तो E2 मेरा चार्ज, E2 जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है E2 ये काम कर रहा है निगेटिव चार्ज के लिए, इसके साथ माइनस लगा दीजिए। और E1 जो है वो काम कर रहा है प्लस चार्ज के लिए, आगे प्लस है ये। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस चार्ज के लिए काम करेगा उस पर चिन्ह को डालना जरूरी है, और अगर चिन्ह नहीं डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ताकि क्लियरेंस हो कैसे पाएगा कि कौन सा चार्ज, यानी कौन सा तीव्रता कौन सा चार्ज के लिए काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे टोटल कर दिए। टोटल का मतलब जोड़, और जो तीव्रता जिस चार्ज के लिए काम करे उस पर चिन्ह लगा दिए। यानी E2 तीव्रता जो है नेगेटिव चार्ज के लिए काम कर रहा था, माइनस लगा दिए। E1 तीव्रता प्लस चार्ज के लिए काम कर रहा था, तो प्लस तो आगे में है ही। क्लियर है? चलिए अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, E1 घटाओ E2। क्लियर है? अब मान डालिए, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर माइनस एल पर होल स्क्वायर माइनस
1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर प्लस एल पर होल स्क्वायर। दोनों E1 का मान यहाँ से, E2 का मान यहाँ से। क्लियर है? आइए 1/4πε0 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इंटू क्यू 1/r माइनस एल पर होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल पर होल स्क्वायर। इसके पास 1/r माइनस एल पर होल स्क्वायर घटाओ 1/r प्लस एल पर होल स्क्वायर। क्लियर? अब ऐसे हम लेंगे इसका, देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू, एलसीएम लेंगे r माइनस एल पर होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल पर होल स्क्वायर। क्लियर है? ये से ये कैंसिल, तो ये बचा, ये यहाँ आ जाएगा r प्लस एल पर होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा r माइनस एल पर होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए चलिए आइए एक्सेल पोजीशन 1/4πε0 इंटू क्यू, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर आर है, बी के स्थान पर एल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl माइनस, इसको तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? बट्टा दोनों को एक साथ सजा के लिखिए, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों को एक साथ सटा के होल स्क्वायर कर दिए। क्लियर है? एक्सियल पोजीशन 1/4πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ब्रैकेट खोलिए, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस माइनस प्लस, बट्टा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, निकालने का मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर होल स्क्वायर, ये कैंसिल। ठीक है? चलिए 1/4πε0 इंटू क्यू 2rl 4rl। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं यहाँ पे, ज़रा गौर से सुनिएगा, बस लास्ट बात बोलेंगे, यही पॉइंट आपका पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम करेगा, जो बात अभी हम बोलने जा रहे हैं। जो भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा आपने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऑल ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालिएगा, वो पॉइंट जितना दूरी पर रहेगा वही दूरी के फॉर्म में आपको रिजल्ट तैयार होगा। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो आपने कोई भी पॉइंट पी लिए हैं, पी पॉइंट जो है वो कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो हमने देखिएगा जो पी पॉइंट मानेंगे पूरे ऑल ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आर ही मानते चले जाएंगे। कोई एगो डिस्टेंस फॉलो कर लेते हैं और वही डिस्टेंस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काम करते हैं। जितना डिस्टेंस पर आपने पॉइंट को लीजिएगा उसी डिस्टेंस के फॉर्म में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा रिजल्ट तैयार करिएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे रिजल्ट को तैयार करिएगा उसी डिस्टेंस के फॉर्म में। समझ गए बात को? तो कितना डिस्टेंस पर आपने कोई पॉइंट लिए हैं? आर डिस्टेंस पर। तो अब आप एक चीज़ गौर से देख सकते हैं, आर बड़ा है कि एल बड़ा है? आप फिगर से अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एल है, और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक आपका आर है। अब आप जरा गौर से देखिए कि आर बड़ा है कि एल बड़ा है? बड़ा ही नहीं है, क्योंकि यह जो पी पॉइंट है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। और ये जो द्विध्रुव है आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज,
ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, यानी छोटा दूरी पर है। तो ये r डिस्टेंस बड़ा ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है, और इसी डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं गौर से r जो है l से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये p पॉइंट कहाँ पर है, अनंत पर है। समझ रहे हैं इन बात को? चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन l स्क्वायर। एक ग्रेटर देन का मतलब होता है कि सिर्फ बड़ा, और डबल ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसके सामने में l को क्या करना पड़ेगा, निग्लिजिबल करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। और यह कंडीशन 2 स्टेप में आप कर सकते हैं, जहां पे r स्क्वायर के साथ में घटाव में l स्क्वायर रहेगा और r स्क्वायर के साथ में जोड़ में l स्क्वायर रहेगा। इसी दोनों फंक्शन में आप इस नियम का पालन कर सकते हैं, गुना और भाग में नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए कि r स्क्वायर गुना l स्क्वायर लिखेंगे तो इस नियम का पालन नहीं करेंगे, r स्क्वायर बटा l स्क्वायर रहेगा तो इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये नियम का पालन किस में होगा, सिर्फ जोड़ और घटाव में होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे लिखे हैं क्या कि r स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन l स्क्वायर। r स्क्वायर जो है l से काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि l को क्या करना पड़ेगा, निग्लिजिबल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए घटाव का फंक्शन है, तो यहाँ से l को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से l हट जाएगा और इसी के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट तैयार होगा। तो r स्क्वायर इस पर होल स्क्वायर, देखिए यहाँ से l हट गया। क्लियर है? तो हमेशा माइंड में एक चीज़ सेटअप रखिएगा। हम आपको फिर बता देते हैं कि पूरे ऑल ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी पॉइंट पर आपने रिजल्ट तैयार करिएगा तो एक चीज़ देख लीजिएगा कि वह पॉइंट कितना डिस्टेंस पर लिया गया है, उसी डिस्टेंस के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो हमने जो कोई पॉइंट P लिए हैं वो कितना डिस्टेंस पे लिए हैं, r डिस्टेंस पे, तो r ही के फॉर्म में आपका रिजल्ट तैयार होगा। क्लियर है? और यह नियम 2 चीज़ के लिए वेरीफाई करेगा, एक जोड़ के लिए, एक घटाव के लिए। बट गुना और भाग के लिए कभी जीवन में नहीं करिएगा। अगर आप जीवन में करते हैं तो अपने जांग पे अपने से कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए जो बोले हैं उसी नियम का पालन करते रहिएगा पूरे ऑल ओवर लाइफ में। समझ गए इन बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको जरा से तोड़ लेते हैं, देखिएगा तो बाबू रे, Q गुना 2L, R पर पावर 4, इसमें क्या बचा 2R, 2R को बगल कर दी। अरे इसको लिख सकते हैं 4L को 2L और 2R इसमें कर दिए। क्लियर है? 2L को Q के साथ सेपरेट कर। ऐसा क्यों किए? विद्युत द्विध्रुव को लाने के लिए। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर P बराबर Q गुना 2L, अभी अभी आपने पढ़े थे। तो इसके स्थान पर हम वेक्टर P लिख सकते हैं, एगो R कैंसिल, यहाँ पे 3 गो बचा। वन बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये वाला, इसका मान वेक्टर P बटा RQ। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा पोजीशन में? अक्षीय पोजीशन में। क्लियर है? तो आपको हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज दिखाए अक्षीय स्थिति में। आपको पहले ही बोले थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कोई पॉइंट पर निकालेंगे तो उसका 2 स्थिति होता है, एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है। तो आप आज जो हम आपको दिखाए हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति बोले तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट लिए है ना, और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाए। और कल जो आपको हम दिखाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निरक्षीय स्थिति में दिखाएंगे। निरक्षीय स्थिति बोले तो वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस में कोई पॉइंट हम लोग P मानेंगे। आज P कहां पे माने थे? एक्स एक्सिस में। और कल कहां मानेंगे P? वाई एक्सिस में। तब दिखाएंगे कि जब वाई एक्सिस में कोई पॉइंट P मानेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट कितना आएगा। क्लियर है? आज यहीं तक क्लास, धन्यवाद। मगर हाँ, एक बात आपसे बोलना चाह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग काहे नहीं करते हैं? अगर ऐसे करिएगा तो पढ़ाने में मन लगेगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचते रहे। तो फट से अपना फ़ोन खोलिएगा और पढ़ाई में अपना भीड़ जाइएगा। और जहां भी आपको दिक्कत हो
फ़ोन से आप वार्तालाप कर सकते हैं, या टिक लगा कर रखिएगा, ऑफलाइन क्लास से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।